नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स के आज के सेशन में, जिसमें हम 24 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 की प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस अर्धसैनिक बल ने दिसंबर 2024 में मुक्त आवागमन व्यवस्था के तहत भारत में प्रवेश करने वाले 42,000 म्यांमार नागरिकों की मैपिंग की सूचना हाल ही में दी है? आपके ऑप्शंस हैं असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ। इसका सही जवाब है असम राइफल्स। हाल ही में असम राइफल्स ने 21 अगस्त 2025 को बताया कि दिसंबर 2024 से लगभग 42,000 म्यांमार के नागरिक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। आपको सबको पता होगा कि म्यांमार में अभी जो स्थिति है वह स्थिर नहीं है। अच्छा, यह प्रवेश जो है वह मुक्त आवागमन व्यवस्था नीति के तहत किया गया है, जिसके तहत जो भारत और म्यांमार की 1643 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है वह उसके बिंदुओं से हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 22 अगस्त 2025 को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट रीथिंकिंग होमस्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज के प्रमुख उद्देश्य और सिफारिशें क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं नीतिगत ढांचा, डिजिटल पोर्टल, प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। रिपोर्ट में सतत पर्यटन को विकास देने के लिए रिपोर्ट में सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए सरलीकृत नियमों, गंतव्य विशिष्ट प्रोत्साहनों और हल्के अनुपालन का सुझाव दिया गया है। इसमें पंजीकरण, अनुपालन और नवीनीकरण के लिए एक डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल भी लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि 30 दिनों में सख्त स्वीकृति प्रक्रिया के तहत स्वीकृति प्रदान करेगा। ग्रामीण पर्यटन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, होम स्टे की लागत में कमी, मेजबान परीक्षण और डिजिटल बाजार एकीकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एनईपी 2020 सुधारों के तहत एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों कक्षा 3 से 8 में पहली बार कौन से विषय शामिल किए जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं नृत्य, रंगमंच, संगीत, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। एनसीईआरटी की कक्षा 3 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों में भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रंगमंच और दृश्य कलाएं शामिल की जाएंगी। अच्छा, इसमें जो है भारतीय जो नृत्य शामिल किए जाएंगे उसमें भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी जैसे 8 शास्त्रीय संगीत शैलियां शामिल हैं। यह सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है, जो शिक्षा को भारतीय लोकाचार और सांस्कृतिक विरासत में निहित करता है। अर्थात यह भारत के जो सांस्कृतिक पहलू है उसको शुरुआती पाठ्यक्रमों में दर्शाता है, जिससे कि देश की पीढ़ी को इसका ज्ञान और सुचारू रूप से और विस्तार रूप से हो सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2014 में शुरू की गई किस वित्तीय समावेशन योजना ने भारत की बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के 11 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्वाभिमान योजना, पीएमजेडीवाई योजना, पीएमएफबीवाई या पीएमवीवीवाई। इसका सही जवाब है पीएमजेडीवाई। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी, यह आप सभी को पता होगा। इसने 2025 में 11 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ये कहना चाहिए बहुत ही अच्छा कदम था भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि इसके तहत ग्रामीणों में खासकर 40% का भारत के ग्रामीण जिनका बैंक अकाउंट ऑनलाइन नहीं था या जिनका बैंक अकाउंट नहीं था, उनको इस योजना के तहत बैंक अकाउंट दिए गए, जिससे कि जो भी लाभ की राशि है या किसी योजना के अंतर्गत कोई राशि है तो वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके और उनको समय आने पर जो पैसे या राशि किसी भी चीज़ की जरूरत है तो हाथों हाथ निकाल सकें, उसका उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक सेविंग बैंक अकाउंट खोला गया, जिसके लिए मिनिमम केवाईसी, डेबिट कार्ड
और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई। यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, अनौपचारिक प्रणालियों पर निर्भरता कम करती है और गरीब परिवारों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता प्रदान करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पटेल, बिरसा मुंडा और वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समितियों की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, संस्कृति मिनिस्टर या राज्यपाल। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। सरकार ने स्मरणोत्सव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 समितियों का गठन किया है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 565 रियायतों के एकीकरण और राष्ट्रीय एकीकरण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा श्री बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर आदिवासी प्रतिरोध, विरासत और जनजातीय गौरव दिवस के प्रति जागरूकता का जश्न मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर नेतृत्व, सुधारों और उनके दृष्टिकोण पर कार्यक्रमों के साथ सुशासन दिवस का विस्तार किया जाएगा। यह स्मरणोत्सव समावेशी को बढ़ावा देते हैं तथा स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का सम्मान करते हैं और लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक और शासन मूल्यों को प्रेरित करते हैं। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। साथ में जो श्री बिरसा मुंडा जी हैं, उनके जो जन्म दिवस है, हम लोग उनको आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सड़क विक्रेताओं को समर्थन देने वाली किस योजना को कैबिनेट द्वारा पुनर्गठित और मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पीएम मुद्रा, पीएम स्वनिधि 2.0, पीएम स्वनिधि या पीएम विश्वकर्मा। आपका इसका सही जवाब है पीएम स्वनिधि। कैबिनेट ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। इससे 1.15 विक्रेताओं को लाभ होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। इसका सही जवाब है केरल। डिजी केरल के तहत केरल ने पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल कर ली है तथा 21.87 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित इसके तहत किया गया है। इसकी सफलता दर 99.98% है। इस पहल के में समुदाय के केंद्रित शासन का उपयोग करते हुए 83.4 लाख परिवारों को कवर किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2016 में लॉन्च होने के बाद किस डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म ने 15 लाख करोड़ का ग्रॉस मार्केट वैल्यू पार किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूपीआई, जीईएम, ओएनडीसी, भारत नेट। इसका सही जवाब है जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने 15 लाख करोड़ का ग्रॉस मार्केट वैल्यू हासिल कर लिया है, जो डिजिटल सार्वजनिक खरीद में एक बड़ी प्रगति है। जो जीईएम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसे 2016 में शुरू किया गया था। इससे सार्वजनिक उपक्रमों राज्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ती है। यह एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उद्यमियों और स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अनुबंध तक पहुंच प्रदान करने की समावेशिता को बढ़ाता है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया को मजबूत भी बनाता है, कागजी कार्रवाई को कम करता है और कुशल खरीद के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करता है। गवर्नमेंट ई भारत का भविष्य ध्यान विकसित भारत पर है, जो कि 2037 का लक्ष्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मंत्रालय ने अगस्त 2025 में पशु चिकित्सा रक्त आदान सेवाओं पर भारत के पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पर्यावरण। इसका
सही जवाब है पशुपालन। पशुपालन विभाग ने 25 अगस्त 2025 को भारत के पहले पशु चिकित्सा रक्त आदान दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में रक्तदाता की जांच, रक्त समूहन और जैव सुरक्षा और वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत पशु चिकित्सा रक्त बैंकों की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। फ्रेंड्स, यह पहला एक तरह से कहा जाए तो गाइडलाइन है। इंडिया फर्स्ट वेटनरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइन है। इसे आप याद कर लीजिए। इससे पशु स्वास्थ्य सेवा का आधुनिकरण होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। NHAI की कौन सी पहल 2025 में शुरू की गई टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करती है? इसको फ्रेंड्स हमने कई बार पढ़ चुके हैं। इसका जवाब तो आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा, आरोहण, उत्कर्ष, समर्थ। इसका सही जवाब है आरोहण। NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा में सहयोग के लिए वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। इसके पहले चरण अर्थात जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक 1 करोड़ का वित्त पोषण किया जाएगा, जिससे 500 छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपया मिलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 50 मेधावी छात्रों को मार्गदर्शन और कैरियर सहायता के लिए 50,000 का पुरस्कार भी दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट आरोहण है। इसके बारे में ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रम की कमी के कारण कौन सा देश 2025 तक 10 लाख भारतीय श्रमिकों को रोजगार दे सकता है? आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस। इसका सही जवाब है रूस। रूस की योजना है कि 2025 तक स्थानीय श्रम कानूनों और कोटा के तहत लगभग 10 लाख भारतीय श्रमिकों को रोजगार देने की। भारत में बढ़ते प्रवासन और वाणिज्य दूतावास सेवाओं को विस्तार के प्रबंधन के लिए एकातिनबर्ग में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने पहली ओसेट पायलट लाइन सुविधाओं में से एक का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। गुजरात ने सेमीकंडक्टर क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 7,600 करोड़ के निवेश की सीजी सेमी ओएसटी पायलट योजना शुरू की है। यह परियोजना भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अनुरूप है, जिससे 5,000 नौकरियां पैदा होंगी। यह चिप पैकेजिंग, परीक्षण और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन में मैंने आपको गलत ऑप्शन बता दिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सरकार 2007 विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर 2032 तक अनुमानित 10 लाख कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस नीति के तहत 2025 में भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बायोटेक, ग्रीन जोन, जीनोम, बायो ई3। इसका सही जवाब है बायो ई3। भारत ने 2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए बायो ई3 नीति के तहत अपना पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क शुरू किया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकते हैं नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क क्या है, कब शुरू किया गया है, इसके बारे में और जानकारी, इसका क्या लक्ष्य है, यह आपको पता होना चाहिए। तो इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। भारत ने 2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए बायो ई3 नीति के तहत अपना पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है। 6 प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी संस्थान सिंथेटिक जीव विज्ञान, जीन संपादन और जलवायु अनुकूल कृषि पर सहयोग करेंगे। यह पहल अनुसंधान को बाजार तक पहुंचाने में तेजी लाएगी, युवाओं को नवाचार का बढ़ावा देगी और स्वदेशी जैव विनिर्माण क्षमता को भी बढ़ावा देगी। ये भारत को वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए स्थिरता, स्टार्टअप और रोजगार को मजबूत करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस पोर्टल का नया मॉड्यूल
अल्पसंख्यक समूहों को विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को डिजिटल वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस हैं सेवा, उम्मीद, संपन्न, ई श्रम। इसका सही जवाब है उम्मीद। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ अल औलाद संपत्तियों से ऑनलाइन सहायता के लिए एक उम्मीद पोर्टल मॉड्यूल लॉन्च किया है। आधार आधारित सत्यापन प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से धनराशि सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड मुवत्तियों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और जागरूकता सुनिश्चित करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 29 अगस्त 2025 को जापान में प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी प्राथमिकता संस्कृति वस्तु उपहार में दी गई? आपके ऑप्शंस हैं ओरिगमी, किमोनो, दरुमा गुड़िया, बोनसाई। इसका सही जवाब है दरुमा गुड़िया। जापान में प्रधानमंत्री मोदी को एक दरुमा गुड़िया भेंट की गई, जो बौद्ध परंपराओं में लचीलेपन, सौभाग्य और दृढ़ता का प्रतीक है। यह आदान प्रदान बौद्ध धर्म की भारतीय जड़ों को उजागर करती है और भारत जापान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कूटनीति को सुदृढ़ करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में भारत को किस प्रसारण विकास संस्थान के 23वें आम सम्मेलन के दौरान इसका अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं एबीयू, आईटीयू, यूनेस्को, एआईबीडी। इसका सही जवाब है एआईबीडी। थाईलैंड के फुकेट में आयोजित एआईबीडी के 23वें महाधिवेशन में भारत को इसके कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। फ्रेंड्स, ये आप याद कर लीजिएगा इसका एआईबीडी का कहाँ पे चुना गया है? थाईलैंड के फुकेट में जो एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था 23वां जनरल कॉन्फ्रेंस, उसमें। यह लगभग एक दशक के बाद भारत की इस पद पर वापसी का प्रतीक है। इससे पहले 2016 में यह पदभार भारत द्वारा ग्रहण किया गया था। 1977 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एआईबीडी 45 देशों में के 92 सदस्य हैं, जिनमें प्रसार भारती भारत का प्रतिनिधि करता है। भारत प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एआईबीडी अधिवेशन की अध्यक्षता भी कर रहा है। 2025 का विषय था मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। भारत का चुनाव उसके प्रसारण मॉडल और वैश्विक मीडिया सहयोग की भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को मजबूत करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश के नए टैरिफ नियमों ने भारत को 25 अगस्त 2025 से अधिकांश डाक सेवाओं को निलंबित करने के लिए मजबूर किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूके, यूएसए, कनाडा, ईयू। फ्रेंड्स, जो इस प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग कई बार सुनेंगे, पढ़े होंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बार भी ना सुना हो। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने कोशिश किया शामिल करने के। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा है, ये तो आपको पता होगा, आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। मैंने मेरी पुरानी प्रश्नावलियों में भी इसका जिक्र किया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं बोला था। तो कोशिश मैं ये सभी करता हूँ, पूरी करता हूँ कि आप सभी को सभी प्रकार के क्वेश्चन मिले। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, आप उसे कृपया सुनकर एक नोट्स भी बना लिया करिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है यूएसए। भारत ने ईओ 1324 मतलब ये एक ऑर्डर का नाम है। इसके तहत $800 तक के शिपमेंट पर शुल्क मुक्त छूटा हटा दिए जाने के बाद अमेरिका के लिए अधिकांश डाक सेवाएं निलंबित कर दी हैं। अमेरिकी एजेंसियों से आगे की स्पष्टता मिलने तक केवल $100 से कीमत की पत्र, दस्तावेज और उपहार वस्तुएं ही शुल्क मुक्त रहेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अक्टूबर 2025 में बारबाडोस में होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजनाथ सिंह, श्री ओम बिरला। इसका सही जवाब है श्री ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह सम्मेलन 5 से 12 अक्टूबर तक राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार, द कॉमनवेल्थ, अ ग्लोबल पार्टनर
के थीम पर आयोजित किया जा रहा है? फ्रेंड्स, ये थीम याद कर लीजिएगा और कौन इसका नेतृत्व करेगा ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मंत्री ने सैन्य सेटिंग्स के में आघात देखभाल पर केंद्रित मिलियम डिकॉन 2025 का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री संजय सेठ, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री संजय सेठ। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 28 अगस्त 2025 को मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया है। सम्मेलन में आघात देखभाल, स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाएं और वैश्विक सैन्य चिकित्सा सहयोग पर चर्चा की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एरिक गारसेटी, रैंड पॉल, सर्गियो गौर, डोनाल्ड जम्प जूनियर। इसका सही जवाब है सर्गियो गौर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 38 वर्षीय करीबी सहयोगी सर्गियो गौर को भारत में राजदूत और विशेष दूत के रूप में नामित किया है। टैरिफ तनाव, रूसी तेल की आलोचना और एरिक गारसेटी के इस्तीफे के बाद रिक्त पद के बीच उनकी यह दोहरी भूमिका सामने आई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा खाड़ी देश विजन 2024 के तहत प्रतिवर्ष 10 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत अफ्रीका व्यापार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक को पार कर गया? आपके ऑप्शंस हैं 56, 76, 100, 120। इसका सही जवाब है 56। भारत अफ्रीकी व्यापार 2024-25 में 100 बिलियन अफ्रीकी डॉलर तक पहुंच गया। 2019-20 में 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मतलब पिछले 5 सालों में यह लगभग दुगना हो गया है। भारत ने 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी किया है। 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण दिए हैं और 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने किस प्रमुख योजना के लिए सीआरपीएफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सुरक्षा, रक्षा प्लस, रक्षा बंधन, जीवन रक्षक। इसका सही जवाब है रक्षा प्लस। पीएनबी ने वित्तीय और बीमा लाभ प्रदान करने के लिए अपनी रक्षा प्लस योजना के अंतर्गत सीआरपीएफ के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों आश्रितों को शामिल किया गया है और इस पर नई दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एसबीआई रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.1, 6.3%, 6.5%, 7%। इसका सही जवाब है 6.3%। एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है, जो आरबीआई के 6.5% से कम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ई आर एंड डी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए विप्रो $375 मिलियन में किस कंपनी का अधिग्रहण करेगा? आपके ऑप्शंस हैं टीसीएस डिजिटल, इन्फोसिस एज, कैपजेमिनी लैब्स, हरमन डीटीएस। इसका सही जवाब है हरमन डीटीएस। विप्रो हरमन की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस डीटीएस इकाई का $375 मिलियन में अधिग्रहण करेगा, जिससे 5,600 कर्मचारी जुड़ेंगे। यह सौदा दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किन संगठन ने 1 लाख डाकियों को एमएफ म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सेबी, आरबीआई, एएमएफआई, नाबार्ड। इसका सही जवाब है एएमएफआई।
एएमएफआई ने 22 अगस्त 2025 को भारतीय डाक विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 1 लाख डाक कर्मचारियों को वितरक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। एएमएफआई का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। यह 3 वर्षीय समझौता ग्रामीण वितरक समावेशन का विस्तार करता है, निवेशकों के डेटा को भी सुरक्षित करता है, और यह एएमएफआई के 30वें स्थापना दिवस पर इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुजुकी ने भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? ऑटोमोबाइल, कपड़ा, फार्मा, रक्षा। इसका सही जवाब है ऑटोमोबाइल। सुजुकी ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन, हाइब्रिड वाहन और 100 देशों में ई विटारा के निर्यात के लिए 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के तहत गुजरात संयंत्र की क्षमता 10 लाख यूनिट तक बढ़ाई जाएगी और स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों बैटरियों का उत्पादन भी किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 25 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं 3,200, 4,800, 5,400, 6,000। इसका सही जवाब है 5,400। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रेल, सड़क, बिजली, आवास और डिजिटल शासन में जुड़ी 5,000 करोड़ से अधिक की परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर किस वस्तु की आपूर्ति के लिए डब्ल्यूएफपी के साथ एक आशय पर हस्ताक्षर किए हैं? गेहूं, दाल, मक्का, चावल। इसका सही जवाब है चावल। भारत ने विश्व स्तर पर फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कमजोर आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। यह अतिरिक्त खाद्य उत्पादक के रूप में भारत वैश्विक पोषण, जलवायु अनुकूल फसलों जैसे बाजरा और 80 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए डिजिटल खाद्य वितरण को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IREDA ने वित्त वर्ष 2026 के लिए MNRE के साथ कितने करोड़ के राजस्व लक्ष्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं 6,700, 7,500, 8,200, 9,000। इसका सही जवाब है 8,200। ERDA ने वित्त वर्ष 2025 में 6,743 करोड़ रुपए की उपलब्धि के बाद वित्त वर्ष 2026 के लिए 8,200 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य का लक्ष्य रखते हुए MNRE के साथ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस समूह को दिवालियेपन समाधान के तौर पर से गुजर रही जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण करने के लिए CCI की मंजूरी मिली है? अदानी, रिलायंस, वेदांता, टाटा। इसका सही जवाब है अदानी। CCI ने अदानी समूह द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड में 100% तक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह जो जयप्रकाश एसोसिएट है यह NLCT इलाहाबाद के में दिवालियेपन के अधीन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस स्टॉक ब्रोकर ऐप को IPO के माध्यम से 800 मिलियन से 1 बिलियन जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है? आपके ऑप्शंस हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो। इसका सही जवाब है ग्रो। सेबी ने मई 2025 में दायर IPO के जरिए ग्रो की $80 करोड़ से $1 अरब जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। JP मॉर्गन और कोटक महिंद्रा बैंकर हैं जिनके IPO में मंदी का दौर चल रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज कंपनियों ने 2025 में 20 लाख सक्रिय निवेशक खो दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा शहर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग 2025, एशियन एक्रोटिक्स 2025 और AFC अंडर 17 क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। इसका सही जवाब है अहमदाबाद।
अहमदाबाद 2025 में 3 वैश्विक आयोजन की मेजबानी करेगा, जिसमें भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग, एक्वाटिक्स और एएफसी अंडर 29 शामिल है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों जैसी आगामी योजना राज्य की खेल नीति और बुनियादी ढांचे पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को और मजबूत करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर का प्रस्ताव रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। इसका सही जवाब है अहमदाबाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद को मेजबान शहर बनाकर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत की दावेदारी को मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार पटेल एन्क्लेव के साथ अहमदाबाद ग्लासगो की समिति खेल कार्यक्रमों के विपरीत अंदर सुविधाएं प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं मीराबाई, विद्या रानी, पूनम, संजीता। इसका सही जवाब है मीराबाई। मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 193 किलोग्राम उठाकर 3 नए राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय किस भारतीय नौसेना जहाज ने नौसैनिक आदान प्रदान के लिए इंडोनेशिया के सुरबाया बंदरगाह पर कॉल किया, मतलब वहां रुके? आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस कादमत। इसका सही जवाब है आईएनएस कादमत। स्वदेशी रूप से निर्मित एएसडब्ल्यू कॉर्वेट आईएनएस कादमत ने इंडोनेशियन नौसेना के साथ व्यावसायिक और सांस्कृतिक और खेल आदान प्रदान के लिए सुरबाया का दौरा किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत कितने GE404 इंजनों के लिए जी के साथ $1 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं 83, 99, 113, 212। इसका सही जवाब है 113। भारत तेजस मार्क 1 जेट के लिए 113 GE404 इंजन खरीदेगा, जो हेल के लिए पहले से ऑर्डर किए गए 99 इंजनों में शामिल होंगे। जी हर महीने 2 इंजन उपलब्ध कराएगा। 2034 तक कुल 212 इंजनों की आवश्यकता होगी। साथ ही एलसीए मार्क 2 और एमका के लिए $1.5 बिलियन की GE 414 का भी सौदा किया गया है। सफ्रान के सहयोग से यह योजना स्वदेशी उत्पादन, तकनीकी हस्तांतरण और मिग-21 प्रतिस्थापना रणनीति को बढ़ावा देगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्रिपल आई की 80वीं वर्षगांठ के दौरान 2025-26 के लिए ट्रिपल आई के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? आपके ऑप्शन है श्रीनिवासन स्वामी, सैम बलसारा, शशि सिन्हा, जयदीप गांधी। इसका सही जवाब है श्रीनिवासन स्वामी। आर के स्वामी लिमिटेड के अध्यक्ष श्रीनिवासन के स्वामी को चौथी बार ट्रिपल आई का अध्यक्ष चुना गया है। ट्रिपल आई की स्थापना 1945 में की गई थी। यह डिजिटल परिवर्तन के बीच वकालत, नैतिक प्रथाओं और उद्योग विकास का नेतृत्व करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीआरपीएफ और आईटीबीपी प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद किसे डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनीश दयाल सिंह, राजेंद्र खन्ना, अरविंद कुमार, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जो है वह पूर्व में सीआरपी और आईटीबीपी के डीजी रह चुके हैं, अर्थात डायरेक्टर जनरल। अभी हाल ही में उनको डेप्यूटी एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को कितने वर्षों के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है 3। 28 अगस्त 2025 को उर्जित पटेल को 3 वर्षों के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, जहां वे भारत और क्षेत्रीय देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल 2016 से 18 तक इस पद पर थे। किसके पद पर? आरबीआई गवर्नर के पद पर।
उन्होंने इससे पहले नोटबंदी, जीएसटी कार्यान्वयन और आरबीआई सरकार स्वायत्तता विवाद विवाद जैसे मुद्दों पर निगरानी कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी ये हफ्ते की प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई सुधार है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वो सुधार करने की कोशिश करूंगा। तथा इसके अतिरिक्त आप कुछ और अतिरिक्त चाहते हैं जो कि मैं कर लिखूं या करूं इसमें, जिससे और आपको इसमें पॉइंट्स मिल सकें, तो वो भी बताइएगा। आपको यह प्रश्नावली कैसी लगी यह भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको यह प्रश्नावली लाभदायक लगी है तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जय माता दी, जय भारत।